हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जहां आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इन डेप्थ आपके साथ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स डिस्कस करूं। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने 1 मंथ लीगल मैगजिम चैलेंज लिया था, जहां पर मैंने रोज रील या फिर इधर यूट्यूब शॉर्ट्स में एक लीगल मैगजिम रोज मैंने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड इन सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उन्हें भी बिंज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। सो आज का हमारा पहला लीगल मैगजिम है डेमनम साइन इंजूरिया। जब भी हम लॉ स्कूल में जाते हैं या फिर हम अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करते हैं तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट हमारा लीगल मैगजिम है जो हर कोई पढ़ाता है सबसे पहले, बिकॉज ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इंक्लूड होता है। तो चलिए समझते हैं इसे इन इजी मैनर। तो है डेमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पर डेमनम का मतलब होता है डैमेजेस, साइन का मतलब होता है विदाउट, एंड इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ डेमनम साइन इंजूरिया का? डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी। देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये होता है बेसिकली कि अगर किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेके आ सकते हैं कोर्ट में और आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ समझाऊं तो वो है ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना कि एक लोकेलिटी होती है, वहां पर एक स्कूल ऑलरेडी होता है। कुछ दिनों बाद उनका एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, वो भी वहां पर क्या करता है, एक और स्कूल खोल लेता है। अब दोनों स्कूल्स के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। जो नया स्कूल होता है वो अपनी फीस भी कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट जो पहले से ही वहां पर स्कूल था उसे उन्हें भी अपनी फीस कम करनी पड़ती है। और तो और कुछ बच्चे जो है वो पुराने स्कूल छोड़ के नया स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो स्कूल वाले हैं इन्हें हो जाता है लॉस, क्योंकि फीस कम करनी पड़ी और बच्चे भी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं कोर्ट और कोर्ट में जाके कहते हैं कि इन्होंने हमारे लोकेलिटी में एक और स्कूल खोला, इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया, हमें नुकसान हो रहा है। तो अब इनकी ड्यूटी है कि ये हमें कॉम्पनसेशन पे करेगी क्योंकि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा डैमेजेस विदाउट इंजरी है। यहाँ पर उनकी कोई लीगल राइट वायलेट हुई ही नहीं है। सामने वाले ने अगर एक कंपटीशन में आके आपके सामने एक नया स्कूल खोला है तो उसमें उन्होंने आपकी तो कोई लीगल राइट वायलेट की ही नहीं है। ठीक है, आपको डैमेजेस हुए, ठीक है, आपका आपको फीस अपनी कम करनी पड़ी, आपके बच्चे जो है वो स्कूल छोड़कर चले गए जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ठीक है डैमेजेस हुआ है। बट यहाँ पे क्या किसी की लीगल राइट वायलेट हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। और क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं हुई है इसलिए उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसी का मतलब होता है डेमनम साइन इंजूरिया, दैट इज डैमेजेस विदाउट इंजरी। अगर मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में इस लीगल मैगजीन को समझाऊं तो देखिए होता क्या है। आपने देखा ही होगा कि कहीं पर अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो उसके आसपास बहुत सारी शॉप्स खुल जाती हैं। कहीं पे अगर एक जनरल स्टोर है तो आसपास बहुत सारे जनरल स्टोर्स खुलती हैं। तो अगर इसी तरह हर जनरल स्टोर वाला अपने अपने कंप्लेंट लेकर जाने लगा कोर्ट में कि इन्होंने मेरे बगल में जनरल स्टोर खोल ली है या मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोली है, इसकी वजह से अब मैं कम कमा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? केस के पास जो है बर्डन बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर हर किसी का राइट है, जिसको जो मन है वो वही काम अपना कर सकता है और जहां चाहे वहां कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए डेमनम साइन इंजूरिया लीगल मैगजिम है। इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी। आपको अगर सिंपल वे में इसे याद रखना है तो देखो, डेमनम मतलब डैमेज और इंजूरिया मतलब इंजरी और साइन मतलब मैंने आपको बता ही दिया है विदाउट। तो डेमनम साइन इंजूरिया डैमेजेस विदाउट इंजरी। डी का डैमेज, डेमनम से डैमेज याद रखो, इंजूरिया से इंजरी याद रखो, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं इससे ही मिलते जुलते हमारे दूसरे लीगल मैगजीन पे, जो है इंजूरिया साइन डेमनो। ये क्या था? पहले वाला डेमनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी। अब हमारा नेक्स्ट है इंजूरिया साइन डेमनो, जिसका मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस। ठीक है, यहाँ पर इस लीगल मैगजीन में क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसा लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको एक्चुअल लॉस इसमें नहीं होगा कि आपको कोई चोट लग गई या आपके मतलब मॉनेटरी कोई आपको लॉस हो रहा है। नहीं, आपको ऐसा कोई लॉस नहीं होगा। बट यहाँ पर आपकी लीगल इंजरी मानी जाती है कि अगर लीगल इंजरी हुई है जहां पर किसी का और कुछ बहुत ज्यादा भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ है, बट क्योंकि लीगल इंजरी हुई है, इंफ्रिंजमेंट हुआ है लीगल राइट का, तो उस पर्सन को कॉम्पनसेशन मिलता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसका है एक लैंडमार्क जजमेंट एशबी वर्सेस वाइट। देखिए, मैंने इस पूरी पीपीटी में जहां जहां भी केसेस जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं वो सब के सब लैंडमार्क जजमेंट है। क्लैट के लिए पढ़ रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्लैट के बाद कॉलेज में पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आप बाय हार्ट याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो केस का नाम है एशबी वर्सेस वाइट। अब देखिए क्या होता है ना कि एक बार हो रहा होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन। एक पर्सन होते हैं वोट देने जा रहे होते हैं और उन्हें बीच में रोक लिया जाता है, उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता है। अब होता यह है कि अल्टीमेटली उस पर्सन को, जिस इंसान को वोट देना था, ठीक है, वही कैंडिडेट जीत जाता है। वो पर्सन जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वही कैंडिडेट जीत भी जाता है। तो अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि वो केस कर दे जिन्होंने उनसे रोका है उनके खिलाफ। बट दो दूसरे पर्सन है वो कहते हैं कि अरे भाई क्या बात है, इसमें केस क्यों ही करना है, बिकॉज तुम्हें जिस कैंडिडेट को वोट देना था वो कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुका है, तो क्या जरूरत है केस करने की। बट यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर उनकी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उनके पास था राइट टू वोट और वो नहीं दे पाए। तो इससे मतलब नहीं है कि जिस कैंडिडेट को उन्हें वोट देना था वो जीता या नहीं जीता, क्योंकि उनकी लीगल राइट वायलेट हुई है तो उन्हें डैमेजेस मिलेंगे, डैमेजेस यानी कि कॉम्पेंसेशन उन्हें मिलेगा। तो ये था हमारा सेकंड लीगल मैक्सिम, दैट इज इंजुरियस इन डैमनम, मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस। आते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैक्सिम पे, दैट इज उबियस इबी रेमेडियम। तो यहाँ पर उबियस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है, जहां चाह वहां राह आपने सुना होगा ना। तो सिमिलरली वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। आपने अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा, हमारी अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कोर्ट से जाकर रेमेडी ले सकते हैं, है ना। हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वही चीज ये है कि अगर आपकी कोई राइट वायलेट हुई है, इसका मतलब आपके लिए वहां पर रेमेडी भी अवेलेबल होगी। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ उबियस इबी रेमेडियम, यानी कि वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। इसे हम फिर समझते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट के मदद से, जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि एमएलए होते हैं, वो जा रहे होते हैं असेंबली अटेंड करने के लिए। अब उन्हें रोक लिया जाता है और उन्हें रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है। रॉन्गफुली डिटेन कर जाता है मतलब पुलिस उन्हें पकड़ के लेके जाती है और उन्हें चार दीवारी में बंद कर देती है। अब देखिए लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। इस केस में क्या होता है ना कि एक तो उन्हें असेंबली भी अटेंड नहीं करने देते हैं, दूसरा उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वायलेट हुई उनकी लीगल राइट, और क्योंकि यहाँ पर उनकी लीगल राइट वायलेट हुई थी इसीलिए उन्हें 50,000 एज कॉम्पेंसेशन मिला था फ्रॉम दोज पर्सन जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए उस एमएलए जो थे उनकी जो लीगल राइट थी वो वायलेट हुई थी, और क्योंकि उनकी लीगल राइट वायलेट हुई तो उन्हें रेमेडी भी कोर्ट से मिली। Therefore, where there is a right, there is a remedy. Then the next one is ignorantia facti excused, ignorantia juris non excused। यहाँ पर ignorantia का मतलब है ignorance, हम पढ़ के ही पता लग रहा है हमें। ignorantia का मतलब होता है ignorance, facti का मतलब होता है fact, and excused का मतलब होता है excuse। मतलब क्या है उसका, ignorance of fact is an excuse, but ignorantia juris non excused, ignorance of law is not an excuse। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो देखिए होता क्या है ना कि एक बार मेरे एक फ्रेंड की शादी होती है, तो मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स लेके जाती हूँ। अब होता ये है कि होता है मेहंदी का फंक्शन और मुझे लगता है कि हल्दी का फंक्शन है। तो मैं क्या करती हूँ कि हल्दी वाले कपड़े मेहंदी के फंक्शन में पहन के चली जाती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये तो एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं समझा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, कि एक फैक्ट था कि आज मेहंदी है बट मुझे लगा कि हल्दी है और उस हिसाब से मैं आउटफिट पहन के चली जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। और क्या इसके लिए मुझे सजा मिलेगी? नहीं, एक्सक्यूजेबल होता है इतना तो, ठीक है। बट उसकी दूसरी जगह अगर मैं आपको बताऊं कि मैं फ्रेंड थी राजस्थान से, मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गुजरात में जा रही हूँ जहाँ पर उसकी शादी है। अब राजस्थान में तो अल्कोहल अल्कोहल अलाउड है, और जो गुजरात है वो होता है एक ड्राई स्टेट, आपको पता है गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसकी शादी में जाती हूँ तो एक बैग भर के लीकर की बोतल राजस्थान से लेके चली जाती हूँ गुजरात में। अब यहाँ क्या होता है कि वो बैग पकड़ा जाता है, तो मैं कहती हूँ कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था गुजरात एक ड्राई स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट मुझसे क्या कहेगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो एक बार होता क्या है कि सपोज आप एक कॉफी शॉप में जाते हो और बहुत बारिश हो रही होती है, तो कॉफी शॉप वाले क्या करते हैं, बाहर एक अम्ब्रेला के लिए स्टैंड रख देते हैं। अब आपका और किसी एक्स वाई जेड पर्सन का अम्ब्रेला जो है वो सेम होता है। अब जब आप जा रहे होते हो वापस, तो आप क्या करते हो, गलती से किसी और का अम्ब्रेला उठा लेते हो और बाहर निकल जाते हो। जब आप उसे खोलते हो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मेरा अम्ब्रेला है ही नहीं। तो आप वापस अंदर आते हो, उसे रख देते हो और अपना अम्ब्रेला ले लेते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ था, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हुआ था कि आपको लगा कि वो आपका अम्ब्रेला है, सिमिलर लुकिंग अम्ब्रेलास थे, आपको लगा आपका है बट आपका नहीं होता है। तो इतनी छोटी सी बात तो एक्सक्यूजेबल होती है कि आपको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हुआ था, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि सपोज करिए आप दुबई से इंडिया आ रहे हैं या फिर इंडिया से दुबई जा रहे हैं, तो आपको पता है दुबई में गोल्ड बहुत ज्यादा फेमस है। तो एक लिमिट होती है ना वहां से लेकर आने की। सपोज आपने दुबई में बहुत सारी शॉपिंग कर ली, ठीक है, गोल्ड की, और आप उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में लेकर यहाँ पर आ रहे हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप इंडिया में लेके आ रहे हो, जितनी क्वांटिटी लानी अलाउड नहीं है। अब अगर आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया, तो आप क्या ये कहेंगे कि सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था इंडिया में क्या लॉ है क्या नहीं है? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी दूसरे देश में भी जा रहे हैं ना, तो आपको वहाँ के कानून पता होने चाहिए, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स भी पता होने चाहिए। अगर आप ट्रैफिक रूल्स सपोज तोड़ देते हैं, तो आप क्या वहां की पुलिस के सामने ये बहाना बनाएंगे कि मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो इंडिया से आया हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या कानून है? नहीं, वो नहीं चलेगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आई होप आपको ये लीगल मैगजीन अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन की तरफ। नेक्स्ट लीगल मैगजीन पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने चाहती हूँ। वो है एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस मतलब एक्ट होता है, रियस का मतलब होता है गिल्टी, ठीक है। रियस एंड रिया दोनों का एक ही मीनिंग होता है, गिल्टी। तो एक्टस का मतलब होता है एक्ट, और मेंस का मतलब होता है माइंड। तो एक्टस रियस हो जाता है गिल्टी एक्ट, एंड मेंस रिया हो जाता है गिल्टी माइंड। ये दोनों ही टर्म्स मैंने आपको पढ़ा है, बिकॉज अब जो हम नेक्स्ट लीगल मैगजीन पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे ये बहुत काम आएंगे। हमारी अगली इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है एक्टस नॉन फेसिटरियम निसीमेंसिट्रिया। यहाँ पर मैंने अभी जो डिस्कस किए थे आपके साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या प्रेजेंट हैं, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, मतलब कि गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है वो हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर कहीं पर कोई क्राइम कमिट होता है, तो क्राइम हो गया, क्राइम का मतलब क्या हो गया? गिल्टी एक्ट हो गया। बट उसको क्राइम बोलने के लिए और एक पर्सन को उस क्राइम के लिए सजा देने के लिए जरूरी ये भी है कि उस पर्सन का गिल्टी माइंड भी हो। तो ये जो है एक्टस रियस एंड मेंस रिया, यानी कि गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड, ये दोनों मेन कंपोनेंट्स है क्राइम की। अगर कोई कभी आपसे पूछता है क्राइम का फॉर्मूला क्या है, तो क्राइम का फॉर्मूला है क्राइम इज इक्वल्स टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, गिल्टी एक्ट प्लस गिल्टी माइंड, दोनों मिलकर ही क्राइम बनाते हैं। अगर आपने आपसे कोई हो जाता है, कुछ ऑफेंस कमिट हो जाता है, बट आपका उसको करने के लिए गिल्टी माइंड ही नहीं था, तो वहां पर आपको क्राइम के लिए इन मैनी केसेस आपको गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा। और ये जो हम लीगल मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, ये हमने आईपीसी में भी देखा है कि एप्लीकेबल है। जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम इन्फेंसी का। एक 5 साल का बच्चा है, उससे हो जाता है कोई क्राइम। अब ठीक है, यहाँ पर गिल्टी एक्ट तो हो गया, पर क्या एक 5 साल का बच्चा सोचने समझने के लिए सक्षम है कि क्या जो वो एक्ट कर रहा है वो एक क्राइम है? क्या वो अपने दिमाग में पूरे एकदम ख्याली पुलाव बना सकता है कि हाँ आज तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये हथियार लेके जाऊंगा और ऐसे क्राइम कमिट करके आऊंगा? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई एक बच्चा आता है अपनी मदर के साथ, और वो बच्चा खेलते खेलते गलती से कोई सामान उठा के ले जाता है। अगर उसके उस बच्चे की जगह, 4 साल के बच्चे की जगह कोई और बड़ा आदमी हो, तो आप एक बार को ये सोच सकते हो कि हाँ, उसकी इंटेंशन होगी कि उसको लगा होगा कि ये बहुत कीमती चीज है, वो बाहर ले जाकर उसे बेच देगा या खुद के लिए यूज में उसे ले लेगा। बट क्या एक 4 साल का बच्चा समझ पाएगा कि वो कोई भी चीज रैंडमली आपके घर से जो उठा रहे है वो उसकी किस हेल्प की है, उसके किस काम की है? क्या वो उसे बेचेगा, उससे पैसे लेगा? नहीं। 4 साल का बच्चा ये नहीं सोच सकता है। तो इसीलिए जब हम लोग इंडियन पिनल कोड में पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन, जहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो वो होते हैं डॉली इनकेपेक्स, यानी कि इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। क्योंकि वो लोग गिल्टी एक्ट तो कर सकते हैं, बट गिल्टी माइंड उन लोगों का हो ही नहीं सकता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस लीगल मैक्सिम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ कि एन एक्ट डज नॉट रेंडर अ मैन गिल्टी ऑफ अ क्राइम अनलेस हिज माइंड इज इक्वली गिल्टी। तो एग्जांपल, एक बहुत फेमस एग्जांपल ये है कि एक बार एक शूटिंग पार्टी होती है, मतलब एक शूटिंग क्लब होता है जहाँ पे लोग साथ में मिलकर शूट करने जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को शूट करने जाते हैं जंगल में। तो एक बार क्या होता है, दो मेंबर्स होते हैं, वो लोग चले जाते हैं शूटिंग पे। अब होता यह है कि सपोज करिए कि ए है और बी है।
तो ए को लगता है कि पेड़ के पीछे कोई जानवर है जिसे वो शूट करना चाहता है। तो ए अपना निशाना लगाता है, गन से बुलेट निकल जाती है, बट होता क्या है ना कि उस एनिमल के ऊपर जाके लगने से पहले ही वो बुलेट थोड़ी सी जाके ट्री पे लगती है, और ट्री पे जैसे ही लगती है ट्री से बाउंस होकर बी को आके लग जाती है, जिससे बी जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी को इंजरी हुई, ए ने गोली चलाई उसकी वजह से। ठीक है, तो ये देख लिया कि ठीक है गिल्टी एक्ट कुछ ना कुछ हुआ है, पर क्या यहाँ पे ए ने सोचा था कि वो एनिमल को मारना चाहता है, उसकी वजह बंदूक गोली से निकलेगी, गोली से बंदूक नहीं, बंदूक से गोली निकलेगी और पेड़ से जाकर टकराएगी और टकराकर बी को चोट पहुंचाएगी? नहीं सोचा था उसने। तो क्योंकि गिल्टी माइंड नहीं था, इसीलिए उसे लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे लेक्स लीगल मैगजिन पे, दैट इज एक्टस डी निमिनी फेसिट इंजूरियम। इसका मतलब क्या है? एन एक्ट ऑफ ए गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन। सीधा साधा एग्जांपल है, आपने सुना होगा अपने घर में भी कभी के, सपोज कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या कोई जाने माने जानने पहचानने वालों में कभी किसी की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है बहुत कम उम्र में, तो आपने घर पे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि भगवान की मर्जी के सामने तो किसी की नहीं चलती है ना? तो वो बस ये सेम वही लीगल मैक्सिम है, एन एक्ट ऑफ अ गॉड कॉजेज इंजरी टू नो वन। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस को आप छोड़ दो, ऐसा कोई इवेंट हुआ है जहां पर आदमी का कोई हाथ नहीं था, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन था ही नहीं, बट ऐसा कुछ हो जाता है कि वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, सपोज कि कोई एक स्टेट है जहां पर पिछले 100 सालों से बारिश नहीं हुई है, ठीक है, पिछले 100 साल से, या फिर बारिश तो हुई है बट बहुत कम क्वांटिटी में हुई है, ठीक है, इतनी बारिश वहां पे होती ही नहीं है, और 100 साल बाद अचानक से वहां पर 1 महीने तक लगातार बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एक्ट ऑफ गॉड है, 100 सालों में जो चीज नहीं हुई वो चीज अब हो रही है। तो क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन था? नहीं था। और ये क्योंकि भगवान की मर्जी से हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान की मर्जी से कोई काम हुआ है और किसी को कोई इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पर किसी को भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि एक बार होता यह है कि एक सिनेमा हॉल होती है, एक लड़का क्या करता है, 2 टिकट्स बुक कर देता है कि सिनेमा हॉल में वो पिक्चर जाके देखेगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब होता क्या है यहाँ पर कि वो मूवी देखने जाते हैं, उसी के पहले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट उस पूरे हॉल में आग लग जाती है और वो पूरा सिनेमा हॉल राख हो जाता है, ठीक है, लिटरली राख हो जाता है वो। अब होता ये है कि वो जाकर कॉम्पनसेशन मांगता है, वो कहता है कि मुझे मेरे टिकट्स के पैसे वापस दो। तो सिनेमा हॉल वालों ने बोला कि यहाँ पर हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, ठीक है, वहां पर सपोज कि कोई वायरिंग में मिस्टेक होती या उनसे कोई भी ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ होता जिसकी वजह से वो आग लगती, तो सिनेमा हॉल वाले उनको कॉम्पनसेशन देते। बट यहाँ पे तो उनकी गलती ही नहीं थी, उन्हें तो खुद रीजन नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कि इट वॉज द एक्ट ऑफ गॉड, और क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है आपको हम कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल था कि एक कोई स्टेट थी जहां पर एक आदमी क्या करता है, अपने जो बैकयार्ड है वहां पर एक पूल बना लेता है, पूल मतलब पानी भर के और मस्त पूल बना लेता है वो। अब वहां पर पिछले 100 सालों में इतनी बारिश नहीं होती है जितनी इस साल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पूल की जो वॉल्स हैं वो टूट जाती है, और बगल में जो उनके नेबर्स होते हैं वहां पर उनके गार्डन में घुस जाती है, उनके सारे क्रॉप्स को तहस नहस कर देती है। अब जो नेबर्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि तुम हमें कॉम्पनसेशन दोगे क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा गार्डन जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मैटर कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जब ये मैटर गया तो कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई थी, उस बेचारे को क्या पता था कि वो पुल बनाएगा, ऐसी बारिश होगी कि वो वॉल्स ही टूट जाएंगी पुल की। उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सब कुछ ख्याल रखा था, जो भी नेसेसरी एक्शन लेना था वो उसने लिया था, बट स्टिल अगर वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वॉल टूट गई और पानी वहां से एस्केप होकर आपके लैंड में आ गया और आपके क्रॉप्स को हानि पहुंचाई, तो इसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है, बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैक्सिम पे, दैट इज एक्स टर्पिकोजा नॉन ऑडिटर एक्शियो। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम एन इमोरल और इलीगल कॉज नो एक्शन अराइजेस। आपने सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना? तो बस ये वही बात है कि आप एक तो खुद गलती कर रहे हो, ऊपर से फिर आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि ठीक है मैंने किया जो किया, बट मुझे अभी आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करो। तो कोर्ट आपको यही बोलेगी सीधा कि देखो अगर तुमने खुद ने कोई ऐसा इमोरल और इलीगल एक्ट किया है जिसकी वजह से ये यहाँ तक ये बात पहुंची है, तो इसमें कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। एक बार सपोज करके कोई आदमी होता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसका होता है, ठीक है, कि वो हेल्प करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, कि यहाँ से उठा के लोगों को दूसरे देश में देश तक पहुंचाता है।
अब होता क्या है ना कि उन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, अब ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, उसको पैसे नहीं मिले, उसने लोग तो भेज दिए उठाकर इंडिया से बाहर, बट उसको पैसे नहीं मिले। अब वो इस एक्शन को लेके कोर्ट में आ जाता है, वो कहता है कि देखो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम लोगों के बीच में ऐसा ऐसा धंधा था जिसमें ऐसा ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में और उसने अब मुझे पैसे नहीं दिए, तो आप मुझे पैसे दिलवाओ। तो कोर्ट उसे क्या कहेगा कि तुमने जो काम किया है, तुम्हारा जो एक्शन था वो खुद ही इमोरल था, तुम्हारे इमोरल एक्शन के बेसिस पे हम तुम्हें न्याय नहीं दिलवा सकते हैं। यही मतलब होता है इस लीगल मैगजीन का, इट इज एक्स्ट्रा बिकॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शियोर। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि सपोज आपका किसी का इलीगल वेपन्स आप बनाते हो और मार्केट में सेल करते हो, इलीगल वेपन्स बना रहे हो पहली बार। अब आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपको किसी को 100 इलीगली लाइसेंस्ड बंदूकें भिजवानी है, आप उनको बंदूक भिजवा देते हो बट वो आपको बदले में पैसे नहीं देते हैं। अब आप पहुंच जाते हो कोर्ट और कोर्ट में जाके कोर्ट से कहते हो कि प्लीज मुझे पैसे दिलवाइए, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इलीगल वेपन्स का और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। तो कोर्ट क्या कहेगा, इलीगल एक्ट आप तो खुद कर रहे हो और फिर ऊपर से आप मदद भी हमसे ही मांग रहे हो, है ना। और अगर मैं आपको और एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो एक ऑल्सो एक बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है ये कि एक बार दो चोर होते हैं, बहुत फनी है। एक बार दो चोर होते हैं, मस्त एकदम बहुत सारी चोरी वोरी करके आते हैं वो लोग, और फिर बैठ के हिसाब लगा रहे होते हैं कि कितनी चोरी हुई, कितना किसको मिलेगा। तो दो चोर होते हैं, अब एक बोलता है कि मेरी मेहनत ज्यादा थी मैं ज्यादा लूंगा हिस्सा, दूसरा बोलता है मेरी मेहनत ज्यादा थी मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। अब दोनों में बहसबाजी हो जाती है, इसका फायदा उठाते हुए एक चोर जो होता है वो क्या करता है कि सारा ही कुछ जो चोरी का माल था वो सब लेके भाग जाता है। अब जो चोर था जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत करी थी उसको तो कुछ मिला ही नहीं। वो जाता है कोर्ट में, कोर्ट में जाके कहता है कि हमने मिलके चोरी की बट पैसा सारा लेके वो भाग गया, अब आप मुझे मेरा पैसा दिलवाओ। तो क्या कोर्ट उसकी हेल्प करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसने कौन सा कोई मतलब वो होता ना कि बहुत अच्छा काम किया हो, उसने कोई अवार्ड मिलने वाला काम तो किया नहीं था। पहले तो खुद ने चोरी डकैती की, उसके बाद हेल्प मांगने भी कोर्ट से आ गए, तो कोर्ट यहाँ पे उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज फ्रॉम एन इमोरल और इलीगल कॉज नो एक्शन अराइजेस। इसको हम पॉपुलरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं एज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, कि प्लेंटिफ कोर्ट में जा रहे हैं मदद मांगने और प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन की तरफ, दैट इज रेस इप्सा लोकिटर। अब इसका मतलब क्या होता है? रेस इप्सा लोकिटर मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज घर में दो ही लोग हैं और रात में हो जाता है एक क्राइम कि एक इंसान का मर्डर हो जाता है। ठीक है, एक घर है, एक घर में दो लोग हैं, बस दो ही लोग हैं, कोई पैट वैट कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो लोग हैं और एक पर्सन का हो जाता है मर्डर। अब घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जब सब कुछ देखा जाता है तो पता चलता है कि ना कोई अंदर गया ना कोई अंदर से बाहर आया। तो फिर द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ का क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होगा ना कि ना कोई अंदर गया ना कोई अंदर से बाहर आया, इसका मतलब जो पर्सन खुद अंदर प्रेजेंट था उसी ने मर्डर किया है उसका। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रात थी, घर था, घर में सब जगह से सब कुछ ताला खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे, ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर गया, तो मर्डर कैसे हुआ? मर्डर कैसे हुआ कि जो दूसरा पर्सन था उसी ने किया होगा। तो वो द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक पॉपुलर डॉक्ट्रिन है। आपको एक और इलस्ट्रेशन के साथ मैं आपको समझाती हूँ। तो एक बार होता क्या है ना कि एक पब्लिक पार्क होता है जहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, पब्लिक पार्क कम चिल्ड्रंस पार्क ज्यादा होता है कि वहाँ पे बच्चे ही ज्यादा खेलने आते हैं। अब वो जो पब्लिक पार्क होता है ना उसकी जो भी मतलब चाहे पेड़ पौधे लगाने हो या कोई मेंटेनेंस करना हो, उसका पूरा जो कंट्रोल होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। अब एक बार उनकी तरफ से एक माली आता है और बहुत सारे पौधे लगा कर जाता है। उस बहुत सारे पौधों के साथ वो एक जंगली बेरीज का पौधा भी लगा के चले जाता है जो पॉइजनस होता है। अब हो सकता है उसे नहीं पता हो या कुछ भी हो सकता है कि शायद उसे नहीं पता था, बट होता यहाँ पर क्या है ना कि बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं, एक बच्चा उन वाइल्ड बेरीज को तोड़ के खा जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या वो ये कह सकते हैं कि हमारी क्या गलती थी इसमें, बच्चे ने अगर बैरीज तोड़ के खाई, हमने थोड़ी बच्चे से कहा था कि तुम बैरीज तोड़ के खाओ। वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं बिकॉज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उन्हें वहां पर ध्यान रखना था, म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उनका पूरा कंट्रोल था वहां की मेंटेनेंस को लेकर, और उनके पार्ट पे हुई थी नेग्लिजेंस, वो अपना काम सही ढंग से उन्होंने नहीं किया जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज हेल्ड लाइबल। क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज हेल्ड लायबल? बिकॉज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
वहां पे आके कोई और पौधा लगा ही नहीं सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही लगा सकती है, और उनके पार्ट पे ही हुई थी मिस्टेक। ये कैसे प्रूव होगा? बिकॉज द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, रेसिप्स आर लॉकिटर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लीगल मैगजीन की तरफ, दैट इज क्वी फेसिट पर एलम, फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है। सपोज मैं हूं, मेरे अंडर कोई एक पर्सन काम कर रहा है, मैंने उसे बोला कि ये गाड़ी में सामान भर और जाकर इसे थर्ड पर्सन को जाके देकर आ जा, वो मुझे पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी। अब मैं मेरे सर्वेंट को गाड़ी के साथ भेज देती हूँ कि तुम जाकर इसकी डिलीवरी करके आओ। अब वो सर्वेंट जब जा रहा होता है, तब बीच में मेरे सर्वेंट की ही नेग्लिजेंस की वजह से उस गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी तहस नहस हो जाती है, पूरा सामान जो भी होता है सब कुछ टूट जाता है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी पैसे ले चुकी हूँ थर्ड पार्टी से, बट मैंने अपनी डिलीवरी नहीं की गुड्स की, ठीक है। तो अब वो जो पर्सन है वो चाहता है कि वो केस कर दे। तो वो केस किस पे करेगा? मुझ पे करेगा या सर्वेंट पे करेगा? क्योंकि डील मेरे साथ हुई थी, पैसे उसने मुझे दिए, बट देने सर्वेंट जा रहा था, सर्वेंट की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो सारे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब कुछ डैमेज हो गए। अब वो किसको सू करेगा? वो मुझे सू करेगा। क्यों? मैं तो वहां पर थी नहीं, बट स्टिल वो मुझे क्यों सू करेगा? बिकॉज मैंने मेरे सर्वेंट को मेरे बिहाफ पे भेजा था काम करने के लिए। इसका मतलब ये है, ये जो भी हम लीगल मैगजीन पढ़ रहे हैं ना, क्यू फैसिट पर एलम फैसिट पर से, इसका मतलब होता है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू हैव डन इट हिमसेल्फ। कोई बात नहीं, क्या हुआ कि अगर मैंने अपने सर्वेंट को भेज दिया तो वो काम तो मेरा ही करने गया था। तो इवन दो मेरा सर्वेंट गया था मेरे बिहाफ पे, बट स्टिल लॉ के थ्रू ये माना जाएगा कि वो काम मैंने खुद ने किया है। तो इसलिए जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके लिए आई विल बी हेल्ड लाइबल, नॉट माई सर्वेंट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नदर्न आयरन रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। इसमें क्या होता है कि ए जो है वो अपने ड्राइवर को भेजता है कि जाओ पेट्रोल पंप पे, वहां से कॉल आया था कि उनका टैंक खाली हो गया है, तुम जाके पेट्रोल फिल करके आओ। अब ड्राइवर क्या करता है कि पेट्रोल फिल हो रहा होता है उस लॉरी में से टैंक में, वो उतनी देर में ही एक सिगरेट लाइट कर लेता है। अब जैसे ही वो सिगरेट जलाता है, उसे फेंकता है, तो उससे आग लग जाती है पूरे पेट्रोल पंप में, और पूरा पेट्रोल पंप जो है वो जल जाता है। यहाँ पर लाइबल कौन होगा? यहाँ पर लाइबल मैं होंगी, क्योंकि मैंने भेजा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरे सर्वेंट ने सिगरेट जलाई, जिसकी वजह से वहां पर आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। तो अब अगर कॉम्पेंसेशन पे करना होगा तो कौन पे करेगा? कॉम्पेंसेशन मैं करूंगी, बिकॉज इवन दो मेरा काम किसी और ने किया, बट ही वॉज एक्टिंग थ्रू मी, मैंने अपना काम उसके तरफ से करवाया, उसे बोलकर करवाया, तो आई विल बी हेल्ड लाइबल। इट इज एज सिंपल एज दैट। Then, I think this is the last one. Yes. The last one is voluntary non-fit injuria, या फिर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, कुछ भी बोलो चलता है। ये एक बहुत पॉपुलर डिफेंस है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। वॉलेंटी मतलब वॉलेंटरीली, ठीक है। इंजूरिया का मतलब आपको इंजरी पता ही है, कि अगर किसी पर्सन को उसके कंसेंट के देने के बाद इंजरी होती है, तो कोई और पर्सन को आप लाइबल नहीं ठहरा सकते हो। इसका मोस्ट कॉमनली यूज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो सपोज आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जब भी कोई एक क्रूशियल सर्जरी परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बोलते हैं पेशेंट्स को कि हम आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिख करके एक फाइल भिजवा रहे हैं, आप उसे पढ़िए और उस पर साइन कर दीजिएगा कि बाई चांस अगर सपोज उसमें 80% चांसेस होते हैं कि द पर्सन वोंट बी अलाइव, तो वो उन्हें पहले ही बता देते हैं कि सपोज सर कि अगर कुछ भी हो जाता है आपको, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप हमें हमारे ऊपर आपके जो लीगल एड्स होंगे वो कुछ भी हमारे ऊपर केस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है इस सर्जरी में, और ये कि आपने वॉलंटरी एग्रीमेंट दिया था। वॉलंटरी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मारपीट करके अगर आपने किसी से उनका कंसेंट लिया है, तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाता है। तो यही है हमारा लीगल मैगजिम, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट अ रॉन्ग। जिस इंसान ने खुद ने एक अपनी कंसेंट दी है इंजरी के लिए, वॉलंटरीली कंसेंट दी है, ये जानते हुए कि वो जो काम करने जा रहा है उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बट स्टिल अगर वो काम खुद से कर रहा है, तो उसके इस काम की वजह से कोई और पर्सन लाइबल हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट एग्जाम्पल इज कि एक बार एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, नॉर्मल क्रिकेट मैच चल रहा होता है। अब एक पर्सन होता है, वो सोचता है कि यार 100 रुपए की टिकट है, कौन ही अंदर 100 रुपए खर्च करेगा, एक काम करता हूँ, पास में एक लंबी सी एक पेड़ है, नारियल का पेड़ है, उस पे चढ़कर मैच देखता हूँ। अब वो चढ़ जाता है।
अब यहाँ से बैट्समैन जो है वो एक अच्छा सा शॉट लगा देते हैं और वो बॉल जाकर सीधा उस आदमी पे लगती है, वो उसे भयंकर चोट लग जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब वो कॉम्पनसेशन मांगने जाता है उस प्लेयर से और मैनेजमेंट से, जो स्टेडियम था छोटा सा उसके मैनेजमेंट से वो कॉम्पनसेशन लेने के लिए जाता है कि आप मुझे कॉम्पनसेट करोगे। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट अ रॉन्ग। आपको पता था कि आप पेड़ पे चढ़ोगे तो आपको चोट लग सकती है, ठीक है, और आप खुद से अपनी मर्जी से उस पेड़ पे चढ़े थे। तो अब अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आप किसी थर्ड पार्टी को लाइबल नहीं ठहरा सकते हो। सिमिलरली होता है बॉक्सिंग चैलेंज में, देखो आपने देखा होगा जब बॉक्सिंग होती है तो वो लोग कितने बुरे तरीके से एक दूसरे को मारते हैं। तो अगर सपोज दो लोगों में से किसी एक को बहुत भयानक चोट लग जाती है कि मतलब उसको सपोज पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो सामने वाले प्लेयर के ऊपर केस कर देगा कि इसने मुझे मारा इसकी वजह से? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने खुद ने विलिंगली अपनी कंसेंट दी थी कि हाँ मैं ये बॉक्सिंग करूंगा। तो उसे ऑब्वियस सी बात है, बॉक्सिंग जो एक गेम है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है और उसने अपना कंसेंट, फ्री कंसेंट दिया था कि ठीक है अगर कोई भी हार्म होता है तो इसमें कोई भी और लाइबल नहीं होगा। So that is all about the लीगल मैगजिम वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। आई होप अभी तक हमने जितनी भी लीगल मैगजिम्स डिस्कस करी है आपको वो बाय हार्ट याद हो गई हो, क्योंकि मैंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम लेमैन लैंग्वेज जिसमें हो सकता था, मैंने आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम बात करेंगे और भी ऐसे ही लीगल मैगजिम्स के बारे में इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।